हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में वर्णित है के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है कि किसी व्यक्ति एवं नागरिक को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात यहाँ पे संसद जहाँ विधि बनाने के लिए सर्वोच्च है, विधि बनाने के लिए संप्रभु है, वहीं संसद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही विधि बनाएगी अनुच्छेद 21 के लिए। अर्थात संसद यहाँ पे संसद की सर्वोच्चता व्यक्ति के जीवन पे प्रभावी नहीं होगी। संसद की सर्वोच्चता व्यक्ति के जीवन को नहीं छीन सकती है। अर्थात संसद विधि के अनुरूप विधि बनाएगी और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप विधि बनाएगी और नागरिक के जीवन को संरक्षण देने के लिए विधि बनाएगी। और यहाँ पे व्यक्ति एवं नागरिक के जीवन की बात की गई। अर्थात हम नागरिक और व्यक्ति के जीवन को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अगर हम नागरिक या व्यक्ति का जीवन छीन रहे हैं अनुच्छेद 21 के तहत, तो वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही होगा, न कि किसी अन्य स्वरूप में। क्योंकि दोस्तों, अगर हम देखें तो हमने प्राथमिक तौर पर जीवन को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि जीवन है तब नागरिक है, जीवन है तब व्यक्ति है। तो हमने यहाँ पे व्यक्ति और नागरिक के मध्य विभेद स्थापित नहीं किया है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जहाँ हम नागरिक को उसके जीवन को संरक्षण देते हैं, वहीं अगर कोई व्यक्ति नागरिक नहीं है लेकिन वो भारत में निवास करता है तो उसके जीवन को भी उसी स्वरूप में संरक्षण दिया जाएगा जिस स्वरूप में नागरिक के जीवन को संरक्षित किया जाता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय व्यवस्थाओं में, भारत की संसदीय व्यवस्था में संसद जहाँ कानून बनाने में सर्वोच्च है, वहीं संसद द्वारा बनाया गया कानून विधि के अनुरूप और विधि के समतुल्य होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, वर्ष 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह माना कि अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले अधिकार में वे सारे अधिकार आ जाते हैं जो एक जीवन को संपूर्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अर्थात हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21 में जहाँ जीवन जीने का अधिकार शामिल है, वहीं उस जीवन जीने के अधिकार को बनाए रखने के लिए जो अन्य आयाम है, अन्य अधिकार हैं, वो भी आवश्यक है। तो अब अनुच्छेद 21 में सिर्फ जीवन जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि जीवन जीने के अधिकार को बनाए रखने के लिए अन्य आयाम जो जरूरी हैं उनको भी बनाए रखना आवश्यक है और उनको संरक्षित किया जाता है। इसमें अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण एवं अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकार भी शामिल होते हैं, क्योंकि इन अधिकारों के होने से ही जीवन पूर्ण होता है। जहाँ हम अनुच्छेद 14 के अधिकारों को लेते हैं, वहीं जो अनुच्छेद 19 में निहित अधिकारों को जब हम लेते हैं तब अनुच्छेद 21 संपूर्ण होता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 विस्तृत स्वरूप में लागू होता है। अनुच्छेद 21 के जो आयाम है वो बहुत विस्तारित हैं और वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू होते हैं। क्योंकि हम अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सिर्फ केवल जीवन को ही संरक्षित नहीं रख रहे हैं, बल्कि जीवन के संपूर्ण आयामों को संरक्षित रख रहे हैं जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 21 को विस्तारित करने की कोशिश की ताकि हम अनुच्छेद 21 में मानव के उन संपूर्ण अधिकारों को संरक्षित रख सकें जो जीवन स्तर को बनाने के साथ साथ उसको आगे ले जा सके। दोस्तों, हमने देखा मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद वर्ष 1978 में जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सिर्फ जीवन जीने के अधिकार में सिर्फ पशुतुल्य जीवन जीने का अधिकार नहीं, वरन नागरिक एवं व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार शामिल होना चाहिए। लेकिन इसके बाद हमने सर्वोच्च न्यायालय के अन्य डिसीजनों में देखा कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में जहाँ हमने जीवन जीने के अधिकार को विस्तारित किया, वहीं जीवन के उन आयामों को भी कवर करने की कोशिश की जो जीवन के बनाए रखने के लिए आवश्यक थे और जीवन के संपूर्ण स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। जिसमें हमने देखा कि न्यायपालिका ने जब इसको विस्तारित किया तो उन्होंने उसमें निजता के अधिकार को शामिल किया और क्या कह सकते हैं कि स्वच्छ वायु एवं जल का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, क्योंकि इन अधिकारों की जब हम पूर्ति करते हैं तब एक जीवन की पूर्ति होती है। हमें यहाँ पे देखना यह है कि जब हम एक जीवन को बनाए रखने की बात करते हैं तो उस जीवन को बनाए रखने के लिए हमें किन आवश्यक तत्वों की ज़रूरत है, किन आयामों की ज़रूरत है, वे सारे आयाम जो जीवन की पूर्ति करते हैं उन आयामों को संरक्षण देने का काम भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने डिसीजनों में किया। क्योंकि जो पहले के डिसीजन थे जहाँ उनमें जीवन स्तर को बनाए रखने की बात थी, वहीं बाद के डिसीजनों में यह देखा गया कि जीवन स्तर के साथ साथ उन जीवन के आयामों को बनाए रखने को भी संरक्षित दिया गया जो जीवन के लिए आवश्यक थे। तो इस तरीके से अनुच्छेद 21 एक अपने विस्तारित स्वरूप में लागू होता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों अच्छी नींद लेने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार,
क्योंकि जब हम व्यक्ति के जीवन को संरक्षित करेंगे तब उस जीवन को बनाए रखेंगे। वहीं अनुच्छेद 14 जो है अनुच्छेद 21 की पूर्ति करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19 के बिना अनुच्छेद 21 अधूरा है, वहीं अनुच्छेद 14 के बिना भी अनुच्छेद 21 अधूरा है। लेकिन अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु एवं आत्महत्या का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि अरुणा शानबाग मामले में 2011 में कहा गया कि व्यक्ति को मृत्यु एवं आत्महत्या का अधिकार नहीं दिया जा सकता। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं दे सकते हैं। इन केस अगर किसी व्यक्ति के जीवन स्तर को बनाए रखने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, जहां उसके जीवन स्तर को बनाए रखना उसके लिए दुष्कर हो रहा है और यहाँ तक कि वह किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को, उस नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार से, अगर हमें जीवन जीने के अधिकार से उसको वंचित करने की परिस्थिति आती है, तो ऐसे समय में हम उसको अप्रत्यक्ष इच्छा मृत्यु दे सकते हैं, अर्थात उसको ऐसे माध्यमों से इच्छा मृत्यु दे सकते हैं जहाँ उसके जीवन को कष्ट ना हो, बल्कि उसके जीवन से उसको अलग किया जा सके। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 21 में निहित जीवन जीने के अधिकार में जहाँ हम अप्रत्यक्ष इच्छा मृत्यु के अधिकार को स्वीकार करते हैं, जो विशेष परिस्थितियों में होता है, हम कह सकते हैं कि कुछ एक विशेष परिस्थितियों में होता है जहाँ हम नागरिक को उसके जीवन जीने के अधिकार को संरक्षित कर रहे हैं। वहीं अगर नागरिक किसी असाध्य रोग से, असाध्य पीड़ा से और ऐसी पीड़ा से गुजर रहा है जहाँ उसके जीवन जीने के अधिकार, जीवन को बनाए रखना दुष्कर होता है, तो ऐसे समय में हम उसको अप्रत्यक्ष इच्छा मृत्यु का अधिकार दे सकते हैं, और वो भी एक विशेष प्रक्रिया के तहत। वहीं नागरिक को, व्यक्ति को अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए स्वच्छ वायु लेने का अधिकार है, जो एमपी बनाम भारत संघवाद 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक व्यक्ति एवं एक नागरिक को अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार प्राप्त है। क्योंकि ये सारी जो अधिकार हम देखते हैं कि एक जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए, एक जीवन स्तर को संरक्षित करने के लिए एवं उसको विकसित करने के लिए हमें उन सारे अधिकारों को देना अति आवश्यक है, जो व्यक्ति के जीवन को विकास करने में सहायक होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, फांसी द्वारा मृत्युदंड देना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को, किसी नागरिक को फांसी देने की प्रोसेस करते हैं या उसको फांसी देकर मृत्युदंड सुनाते हैं, तो ऐसे समय में यह देखा जाता है कि वह फांसी की प्रक्रिया भी एक विशेष संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गुजरती है, अर्थात संसदीय व्यवस्था में उसकी फांसी को जब मंजूर किया जाता है तो विधि के तहत ही उसको मंजूर किया जाता है। उसके जीवन को, व्यक्ति के जीवन से अलग तब किया जाता है जब वो विधि के प्रक्रिया के तहत होता है। ऐसे समय में हम उसको फांसी देने का अधिकार, जब किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है या उसको मृत्युदंड दिया जाता है, तो ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है, बल्कि हम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, बल्कि हम सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, समाज में एक संतुलन स्थापित करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड देते हैं जो जीवन, न सिर्फ अपने जीवन के लिए बल्कि अन्य लोगों के जीवन के लिए भी, हम कह सकते हैं कि एक परेशानी बन चुका है, एक ऐसा समस्या बन चुका है जिसका निदान किया ही नहीं जा सकता, या उसने ऐसा अपराध कर दिया जिसका निदान नहीं किया जा सकता। तो हम किसी भी दंड को तब देते हैं जब हम व्यवस्था को बनाए रखते हैं, हम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही दंड देते हैं, ताकि दंड के माध्यम से एक व्यवस्था का संदेश दिया जा सके और दंड के माध्यम से ही एक व्यवस्था स्थापित की जा सके। दोस्तों, इसके बाद हमने देखा कि 86वां संविधान संशोधन में हमने अनुच्छेद 21 को के तहत शिक्षा के अधिकार को भी मूल अधिकार के तहत जोड़ा, ताकि हम राज्य को यह निर्देशित किया गया कि वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए, और जो नागरिक का मूल अधिकार भी है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार को जब नागरिक प्राप्त करता है या उसका उपभोग करता है, तब वो एक हम कह सकते हैं एक बेहतरीन नागरिक बन के सामने आता है। इसलिए हमने शिक्षा के अधिकार को भी मूल अधिकार के तहत ही जोड़ा गया था। इसी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 45 में जब हमने एक अनुच्छेद जोड़ा जो नागरिकों के अनिवार्य शिक्षा को आवश्यक बनाता है, जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है, जिसमें कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो नागरिकों के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के नागरिकों की अनिवार्य शिक्षा की पूर्ति करे, और साथ ही ये राज्य का जहाँ कर्तव्य होगा वहीं नागरिक का यह मूल अधिकार भी है अनुच्छेद 21 को के तहत। तो इस तरीके से हमने शिक्षा के अधिकार को एक बहुआयामी प्रभाव के साथ स्थापित किया, जहाँ नागरिक का मूल कर्तव्य के रूप में उसको
निर्देशित किया, वहीं नागरिक के मूल अधिकारों के रूप में हमने उसको लागू किया। इस तरीके से हमने देखा कि एक जीवन के सिर्फ जीवन को बनाए रखने का अधिकार नहीं, नागरिक की अनुच्छेद 21 में सिर्फ जीवन को बनाए रखने का अधिकार नहीं है, बल्कि जीवन के उन आयामों को भी विकसित करने का अधिकार दिया जो उस जीवन को सुव्यवस्थित रूप से फलीभूत करे। अर्थात शिक्षा का अधिकार जीवन का एक अधिकार बना दिया हमने, ताकि शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित नागरिक अपने जीवन को एक बेहतरीन ढंग से जी सके। तो ये अनुच्छेद 21 की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि हमने अनुच्छेद 21 को न सिर्फ निर्मित किया, न सिर्फ जीवन को संरक्षित किया, बल्कि जीवन को फलीभूत करने के भी साधन उपलब्ध कराए। दोस्तों, अगर हम देखें तो अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के साथ एक गहरा संबंध है, क्योंकि अनुच्छेद 21 जहाँ जीवन जीने के अधिकार को देता है, वहीं उस जीवन जीने के अधिकार को बनाए रखने के लिए हमें अन्य अधिकारों की आवश्यकता होती है। वे मूलभूत अधिकार जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जैसे अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। अर्थात जब हम नागरिक को विधि के समक्ष समान रूप से स्वीकार करेंगे और उस पर लागू होने वाली विधियाँ, प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होने वाली विधियाँ समान रूप से लागू होंगी, तो तब हम नागरिक को एक समान प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। और वही अनुच्छेद 19 में निहित वे 6 मूलभूत अधिकार जो नागरिक के जीवन को विस्तारित करने के साथ साथ उसको विकसित करने के लिए आवश्यक है, अगर हम उनको समान और सहयोगी रूप से लागू कर पाते हैं, तो तब अनुच्छेद 21 अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। अन्यथा अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 19 के बिना और अनुच्छेद 14 के बिना अधूरा है, क्योंकि अनुच्छेद 19 में शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता है, वो नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अर्थात जब नागरिक स्वयं अभिव्यक्त होगा, नागरिक जब अपनी अभिव्यक्ति को का इजहार करेगा, तब पता चलेगा कि वो किस व्यवस्था के लिए और किस व्यवस्था के विरुद्ध वो अपने अधिकार का उपभोग कर रहा है। जब वो कहीं पे सम्मेलन कर रहा होगा, कहीं पे सभा कर रहा होगा, तो वो अपनी मांगों को लोकतांत्रिक रूप से मनवाने का प्रयास कर रहा होगा। ये अनुच्छेद 19 में निहित अधिकार है जो अनुच्छेद 21 की प्रतिपूर्ति करता है। वहीं संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 की जहाँ प्रतिपूर्ति करती है, वहीं अनुच्छेद 21 की भी पूर्ति करती है। क्योंकि संघ एवं संगम बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार की जब हम बात करते हैं, तो ये नागरिक के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति है। जब नागरिक अपने जीवन में कहीं पे संघ एवं संगम बनाने की कोशिश करेगा, तो वो जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा होगा, वो अपने बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा होगा। तो इन बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी हुई है, जो अनुच्छेद 21 में निहित है। इसी में निहित है दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक नागरिक को हम अनुच्छेद 21 की पूर्ति के लिए हम अनुच्छेद 19 को जब उसको संपूरक रूप में जोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि एक नागरिक भारत के सर्वत्र क्षेत्र में आवास संचरण घूम सकता है, लेकिन जब वो राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता एवं एकता के लिए खतरा न हो। तो इस तरीके से हम नागरिक को नागरिक में नहीं स्वतंत्रताओं के उपभोग करने की आज़ादी देते हैं, ताकि वो अपनी स्वतंत्रताओं का उपभोग करने के माध्यम से न सिर्फ अपना विकास कर सके, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी सहयोगी होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जहाँ हम नागरिक को उसमें निहित क्षमताओं, उसमें निहित आवश्यकताओं एवं उसमें निहित संभावनाओं को प्रदर्शन का मौका देते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का मौका देते हैं, वहीं हम उस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से देश को विकसित कर रहे होते हैं। क्योंकि नागरिक जब स्वयं का प्रतिनिधित्व करेगा, तभी वो देश का प्रतिनिधित्व कर पाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता जो एक जीवन की स्वतंत्रता है, क्योंकि व्यक्ति जब अपनी इच्छा के नागरिक जब अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी स्वतंत्रता के अनुरूप किसी क्षेत्र विशेष में जब वो अपना निवास करता है या बसाव स्थापित करता है, तो वो उसकी आवश्यकता होती है, वो उसकी इच्छा होती है। जब हम नागरिक की आवश्यकता एवं उसकी इच्छा एवं उसकी संभावनाओं को जब हम मौका देते हैं, जब हम उसको हम कह सकते हैं प्रतिनिधित्व देते हैं, तब हम नागरिक के जीवन को संरक्षित कर पाते हैं। क्योंकि जीवन को संरक्षण करना मात्र जीवन को संरक्षण करना नहीं होता है, बल्कि जीवन में निहित संभावनाओं को प्रतिनिधित्व देना ही जीवन को संरक्षित करना होता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 21 तब पूर्ण होगा जब हम अनुच्छेद 21 में निहित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षण तब दे पाएंगे, जब हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की विस्तारित जो स्वरूप है उसको प्लेटफॉर्म दे पाएंगे, उसको संरक्षण दे पाएंगे, उसको प्रतिनिधित्व दे पाएंगे और उसको संतुलन में ला पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ मर्यादाएं हैं, वे मर्यादाएं जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को चुनौती देती हैं। अगर जीवन जीने के अधिकार में व्यक्ति कुछ इस तरीके से यूज करता है, इस तरीके से प्रयोग में लाता है, जिससे क्षेत्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को चुनौती मिलती है,
तो हम उसके जीवन जीने के उस अधिकार के उपभोग को उस मात्रा तक रोक लेते हैं, उस मात्रा तक उसको संतुलन में लाने की कोशिश करते हैं जहाँ तक वह अमर्यादित है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि अनुच्छेद 21 में जहाँ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, वहीं अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 21 की प्रतिपूर्ति करता है। वहीं अनुच्छेद 19 में निहित 6 मूलभूत अधिकार भी अनुच्छेद 21 की प्रतिपूर्ति करते हैं। और अनुच्छेद 21 में निहित शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 की प्रतिपूर्ति करता है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार को हमने बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 क में जोड़ा, जो हमने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जोड़ा। हमने यह महसूस किया कि शिक्षा के अधिकार के बिना अनुच्छेद 21 अधूरा है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में अगर हम शिक्षा के अधिकार को हटा देते हैं तो नागरिक अशिक्षित हो जाता है, नागरिक में शिक्षा की संभावना कम हो जाती है, और अशिक्षित नागरिक जहाँ स्वयं का विकास नहीं कर पाएगा, वहीं देश के विकास में भी सहयोगी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने कोशिश की कि अनुच्छेद 21 को जितना विस्तारित किया जा सके उतना विस्तारित किया जाए, चाहे वो जीवन जीने के अधिकार में उसके स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार हो, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए चिकित्सा पाने का अधिकार हो, अपने जीवन के उपभोग को बनाए रखने, जीवन के उपभोग को लागू करने के लिए बस जाने का बसाव का अधिकार हो, हम कह सकते हैं, चाहे वो अच्छे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, चाहे वो राज्य स्तर के विद्यालय शिक्षा संस्थान हो, चाहे वो केंद्रीय स्तर के शिक्षा संस्थान हो। हमने कोशिश की कि अनुच्छेद 21 को इस स्वरूप में विस्तारित किया जाए कि वो जीवन को महत्वपूर्ण मानते हुए, जीवन की आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण मानते हुए जीवन को ही संरक्षित करे और जीवन को ही फलीभूत करे। क्योंकि जब हम अनुच्छेद 21 में जीवन को संरक्षित करेंगे, जीवन को फलीभूत करेंगे और जीवन को विकसित करेंगे तो नागरिक विकसित होगा। जब नागरिक एवं व्यक्ति विकसित होगा तो वो राष्ट्र में सहयोगी बनेगा, एक सहयोगी की भूमिका में होगा, एक हम कह सकते हैं कि एक कोऑपरेटिव नेचर की भूमिका में होगा, और यही सहयोगी की भूमिका में होना ही राष्ट्र का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास में योगदान देगा। क्योंकि जब हम राष्ट्र के नागरिक, जो राष्ट्र के स्तंभ हैं, आधार स्तंभ हैं, उनको मजबूत करेंगे तभी राष्ट्र मजबूत होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि विभिन्न वादों में, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डिसीजन हो, चाहे वो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डिसीजन हो, जो अनुच्छेद 21 से रिगार्डिंग समय समय पर सामने आते हैं, उनमें कोशिश यह रही है कि हम अनुच्छेद 21 में नागरिक एवं व्यक्ति के जीवन की संभावनाओं और जीवन को बनाए रखने की संभावनाओं में बेहतरीन उपचार कैसे दे पाएँ। इसीलिए हमने विभिन्न देखा कि विभिन्न वादों में, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डिसीजन हो या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डिसीजन हो, कोशिश यही रही है कि हम जीवन को संतुलित करें, जीवन को सामान्य रूप से जीने की कोशिश करें और जीवन को बेहतरीन ढंग से विकसित करने की कोशिश करें। और उन बाधाओं को हमने हमेशा हटाया, चाहे वो संसदीय व्यवस्था में संसद द्वारा मर्यादित शक्ति के माध्यम से जीवन को बाधित करने की कोशिश हो, चाहे कोई किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष द्वारा नागरिक के जीवन को असंतुलित रूप से, अमर्यादित रूप से, अनैतिक रूप से, अविधिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश हो, वहाँ पे अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण दिया जाता है। अगर संसदीय व्यवस्था में संसद अनुच्छेद 21 को छीनने की कोशिश करती है, राज्य विधानमंडलीय व्यवस्था में राज्य विधानमंडल कानून के माध्यम से अनुच्छेद 21 को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, या कोई व्यवस्थाएं जो संसदीय माध्यम से संचालित होती हैं, या हम कह सकते हैं विधिक रूप से संचालित होती है, वो व्यवस्थाएं अगर नागरिक के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं तो नागरिक अनुच्छेद 21 के तहत उपचार प्राप्त कर सकता है, न सिर्फ नागरिक बल्कि व्यक्ति भी। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 21 को, जो कि हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के मूलभूत संरचना का आधार स्तंभ है, को हमने समय समय पर न सिर्फ उसको मजबूत करने की कोशिश की है, बल्कि उसकी आवश्यकता के अनुरूप हमने उसको मजबूत किया है। उसकी आवश्यकता के अनुरूप कहने का तात्पर्य है कि हमने अनुच्छेद 21 में निहित नागरिक एवं व्यक्ति की आवश्यकताओं, उसकी जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप हमने समय समय में उसको विस्तारित किया है, उसको मजबूत किया है, और उसको जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप हमने संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो अनुच्छेद 21 को समझने में सहायक रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।